बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल ईगल्स। आज का जो हमारा मौजू है वो 7 अप्रैल 2022 को आने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया 3 अप्रैल 2022 को, जो डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली जो कासिम खान सूरी ने एक रूलिंग पास की, जिसको बाद में स्पीकर असद कैसर ने भी उसको इंडोर्स किया, और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने सदर पाकिस्तान को एक तजवीज़ भेजी, जिसके ऊपर फौरी तौर पर पाकिस्तान में असम्बली को तहलील कर दिया गया और एक ख़बर आई कि असम्बलियाँ तोड़ दी गई और हुकूमत गिर गई, और उसके बाद नए इलेक्शन की तैयारियाँ शुरू हो गई और बाज़ाब्ता तौर पर निगरान हुकूमत के सेटअप के लिए तमाम जो ज़रूरी इक़दाम होते हैं वो उठाए जाने लगे। लेकिन 7 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ़ैसला किया। उसमें अभी मुख्तसर फ़ैसला उन्होंने जारी किया जो 8 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल है, और उस फ़ैसले को आपके साथ उर्दू में शेयर करने की कोशिश करेंगे कि वो फ़ैसला वो 8 सफ़ात जो है और उसके जो 13 पैराग्राफ हैं, 13 पैरे हैं उस फैसले के, उनके अंदर क्या सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से ये तमाम मामलात को डिसाइड किया। सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला चल रहा था, ये सो मोटो केस के साथ साथ तकरीबन 5 तरह की पटिशन्स भी थी, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध बार काउंसिल और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, और इसके अलावा एक और पटिशन थी। ये तकरीबन 5 किस्म की पटिशन्स थी, जिसमें एक जो मेन केस था वो सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो केस था, सो मोटो केस नंबर 1/2022, क्योंकि 2022 का ये पहला सो मोटो था। उसके अलावा 3 से 7/2022 जो हैं वो पटिशन्स के नंबर्स थे जो प्राइवेट पटिशन्स थी। फैसला 8 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल है। इस 8 सफ़ात के फ़ैसले के अंदर जो उसके पहले 3 सफ़ात हैं उसके अंदर सिर्फ ये तफसीलात हैं कि कौन से मुकदमे में कौन से वकला पेश हुए, कौन से वकील साहिबान जो हैं वो किसके लिए पेश हुए। ये तकरीबन पहले 3 सफ़ात के ऊपर ये तमाम डिटेल दी गई है। तकरीबन चौथे सफ़े से सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले का आगाज़ किया। जो फ़ैसला लिखवाया उनकी तरफ से गया, मुख्तसर फ़ैसला था ये, और 4 सफ़े से जब उन्होंने ये शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो आने वाला फ़ैसला है वो तफसीली होगा। उस तफसीली फ़ैसले को जो कि बाद में आपको दिखाया जाएगा, जब उससे पहले हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास मुकदमात थे इनको हम इन तरीक़ेकार में या इन टर्म्स के अंदर इस अपनी ऑब्जर्वेशन के अंदर इन मामलात को निपटा रहे हैं। और वो मामलात क्या हैं वो तकरीबन 13 पैराग्राफ्स में उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। सबसे पहले पैरे में उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतल्लिक ये मामला हमारे पास था, जो कि 3/4/2022 को दी गई, और वो जो रूलिंग थी वो जिस सेशन के अंदर दी गई, वो सेशन जो है उसके लिए जो रिक्विजिशन जमा करवाई गई वो 8 मार्च को जमा करवाई गई, और 8 मार्च को ही कौमी असम्बली के अंदर ये बता दिया गया कि ये सेशन बुलाया जाए ताकि हम तहरीक अदम एतमाद को पेश कर सकें। उसके बाद सेशन बुलाया गया, और 25 तारीख को जब सेशन बुलाया गया तो उसे 28 तारीख तक एडजर्न किया गया, चूँकि जो भी वजूहात थी स्पीकर ने 28 तारीख को बाज़ाब्ता तौर पर लीडर ऑफ़ दी अपोजिशन को ये इजाज़त दी कि वो तहरीक अदम एतमाद अगर वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ पेश करना चाहते हैं तो वो कर लें, और उसके बाद वो तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई। और पेश करने के बाद प्रोसीडिंग चलने के बाद जब 3 तारीख को इसको वोटिंग के लिए रखा गया तो डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग पास की इस तरीके अदम एतमाद के ऊपर, उस रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने आइन से मुतसादम, आइन के मुनाफी और कानून के ख़िलाफ़ जो है वो करार देते हुए उस रूलिंग को ख़त्म करने का हुक्म सुना दिया। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने ऊपर वाली डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को मुस्तरद करने वाले पैरे का हवाला देते हुए कहा कि चूँकि हमने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को मुस्तरद कर दिया है, जो उसने रूलिंग दी थी कि तरीक़े अदम एतमाद ख़त्म की जाती है, हाउस को प्रोरोग किया जाता है, और इस तरह की तमाम रूलिंग को ख़त्म करके उन्होंने कहा कि वो जो करारदाद उनके सामने पेश की गई थी, वो जो तरीक़े अदम एतमाद उनके सामने पेश की गई थी, उसको तसव्वुर किया जाएगा कि वो अब तक पेंडिंग है, ज़ेरे इल्तवा है, और उसके ऊपर प्रोसीडिंग वैसे ही चलेगी जिस तरह उस दिन से वो प्रोसीडिंग चलनी थी उस तरीक़े अदम एतमाद के ऊपर। मतलब जो वोटिंग होनी थी, अब वो वोटिंग के लिए दोबारा तरीक़े अदम एतमाद जो है वो डिप्टी स्पीकर के सामने या स्पीकर के सामने या उस कौमी असम्बली के हाउस के अंदर पेंडिंग तस्वर की जाएगी। उसके बाद तीसरे पैराग्राफ के अंदर उन्होंने बताया कि जिस तरह मैंने पहले पैराग्राफ के अंदर डिप्टी स्पीकर को डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है उसको कलअदम करार दिया है, इसी तरह उसके नतीजे में जो वज़ीर-ए-आज़म ने आर्टिकल 58(1) का हवाला देते हुए असम्बलियों को तहलील करने की तजवीज़ दी है, एडवाइस दी है सदर पाकिस्तान को, वो वज़ीर-ए-आज़म ने गलत दी है। वज़ीर-ए-आज़म बाउंड था हर हाल में आइन को इन असम्बलियों को बरकरार रखने का, और जो 58(1) के तहत
जो आपका जो आर्टिकल 58 है और उसका सब आर्टिकल 1 है, उसके तहत जो एक्सप्लेनेशन है उससे सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एग्री नहीं किया और ये कहा कि जो वज़ीर आज़म ने तहलीली का, जो असम्बली को तहलील करने का जो उन्होंने एडवाइस की है वो भी आइन से मुतसादम है और उसकी कानूनी हैसियत नहीं है, लिहाजा वो भी ख़त्म की जाती है। उसके बाद चौथे पैराग्राफ के अंदर फिर उन्होंने बताया कि जिस तरह डिप्टी स्पीकर की रूलिंग ख़त्म कर दी गई है, जिस तरह डिप्टी स्पीकर की रूलिंग ख़त्म होने के बाद बाकी मामलात चल रहे हैं, इसी तरह जो तहलीली का, जो असम्बली को तहलील करने का वज़ीर आज़म का जो एडवाइस है, वज़ीर आज़म का जो भी वो मरासला भेजा गया है वो कलअदम करार दिया जाता है और उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी, लिहाजा वो मरासला ख़त्म किया जाता है। उसके बाद उन्होंने पैरा 5 के अंदर कहा कि जिस तरह डिप्टी स्पीकर की रूलिंग ख़त्म की गई है और सारी तमाम ऊपर वाली चीज़ों का हवाला देने के बाद वो बताते हैं कि चूँकि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग ख़त्म हो गई है तो सारे मामलात रिवर्स हो रहे हैं। तो जो सदर पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म की जो एडवाइस थी, वज़ीर आज़म की तजवीज़ थी, उसके ऊपर जो उन्होंने वो असम्बली तहलील की है, वो सदर पाकिस्तान का वो ऑर्डर, सदर पाकिस्तान का वो अप्रूवल, सदर पाकिस्तान का वो जो भी मरासला है वो भी आइन के ख़िलाफ़ है, कानून के ख़िलाफ़ है और लिहाजा उसको भी मुस्तरद किया जाता है और कलअदम करार दिया जाता है। उसके बाद उन्होंने पैरा नंबर 6 में ये कहा कि इस जो भी ऊपर वाली सारी प्रोसीडिंग चलती आ रही है उसके नतीजे में जितने भी फैसले सदर पाकिस्तान ने किए हैं, जब सदर पाकिस्तान ने असम्बली तहलील कर दी तो उन्होंने उसके बाद निगरान हुकूमत के लिए लीडर ऑफ़ द अपोजिशन और वज़ीर आज़म को लिखा, उसके अलावा उन्होंने पार्लियामानी कमेटी के लिए लिखा, उसके बाद उन्होंने निगरान हुकूमत के लिए इलेक्शन कमीशन में जाने का सोचा, उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये भी कहा कि आप जनरल इलेक्शन की तैयारियाँ करें, चूँकि मुल्क में असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं और कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, तो लिहाजा आप फौरी तौर पर तैयारियां शुरू करें और हमें भी इसके बारे में अपडेट दें। तो वो ये जो तमाम स्टेप्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, सदर पाकिस्तान ने लिए हैं इस डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के बाद जो काम शुरू है उन तमाम जो स्टेप्स हैं उनको भी मुअत्तल कर दिया गया और उनको मुस्तरद कर दिया गया, उनको कलअदम करार दे दिया गया और पोजीशन वापस उसी जगह खड़ी होगी जैसे असम्बली जो है वो बहाल है और असम्बली जो है वो चल रही है और किसी किस्म का ऐसा कोई काम नहीं होगा, कोई नया इलेक्शन या कोई ऐसे मामला। तो वहाँ पे उन्होंने उस सिचुएशन पे उसको वापस खड़ा कर दिया। उसके बाद पैरा नंबर 7 के अंदर उन्होंने कहा कि जिस तरह डिप्टी स्पीकर की रूलिंग ख़त्म हुई है, उसके बाद वज़ीर आज़म का असम्बली तहलील करने की तजवीज़ ख़त्म की गई है, उसके बाद सदर मोहतरम का आर्डर ख़त्म कर दिया गया है और तमाम मामलात रिवर्स हो गए हैं। इसी तरह आज के दिन से वज़ीर आज़म, उनके वज़रा जो वफाकी वज़रा होते हैं, उनके वज़ीर मुमलकत, उनके वज़राए मुमलकत और उनके मशीरान, ये तमाम लोग बहाल तस्वर किए जाएंगे जिस तरह ये 3 अप्रैल को बहाल थे, क्योंकि तहलील के ऊपर जो है वो तमाम काबीना जो है वो तहलील हो गई थी। तो तमाम को काबीना को भी वज़ीर जो है सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया और ये कहा है कि वज़ीर आज़म, उनके वज़रा, उनके मुमलकत, वज़राए मुमलकत और उनके मशीरान, तमाम लोगों को बहाल किया जाता है और उनका स्टेटस वही होगा जो 3 अप्रैल को था। 3 अप्रैल को जिस तरह वो अपनी अपनी ड्यूटीज़ कर रहे थे वो उसी तरह की अपनी ड्यूटीज़ करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब ये तय कर लें कि असम्बली बहाल है। ये 8वां पैराग्राफ उन्होंने जो लिखा कि ये फैसला दिया जाता है कि असम्बली बहाल है और जिस तरह उसका इजलास चल रहा था वो वैसे ही चलेगा। जिस तरह हमने 3 अप्रैल को देखा, उससे कबल एक सेशन जो चलता आ रहा है, आज से उसको कंसिडर किया जाएगा कि वो सेशन चल रहा है, वो सेशन ख़त्म नहीं हुआ और असम्बली अपनी जगह पे बरकरार है, MNAs तमाम सारे बरकरार हैं, लिहाजा असम्बलीज़ में दोबारा वापस उसी तरह प्रोसीडिंग चलेगी जिस तरह 3 अप्रैल से पहले या 3 अप्रैल वाले दिन चल रही थी। उसके बाद पैरा नंबर 9 में उन्होंने स्पीकर को पाबंद बनाते हुए ये कहा कि स्पीकर की ये ड्यूटी है कि वो अपनी असम्बली का इजलास बुलाए और मैं ये स्पीकर को हिदायत देता हूँ या स्पीकर को डायरेक्शन दे रहा हूँ कि स्पीकर फौरी तौर पर इजलास बुलाएगा और ये जो इजलास है इसको हफ्ते वाले दिन 9 अप्रैल के सुबह 10:30 से देर नहीं किया करेगा, उससे पहले कौमी असम्बली का सेशन बुलाएगा और कौमी असम्बली के सेशन को उसी तरह प्रोसीड करेगा जिस तरह 3 अप्रैल को जो एजेंडा उनके सामने था, जो तरीक़े-ए-एतमाद थी या बाकी जो भी चीज़ें थीं, उसी एजेंडा के तहत इसको आगे लेके चलेगा। ये स्पीकर को भी हुक्म जारी किया गया है पैराग्राफ नंबर 9 के मुताबिक। उसके बाद पैराग्राफ 10 के अंदर कहा है कि स्पीकर के जितने भी इख्तियारात उसको आइन देता है कि वो हाउस बुला सकता है, इजलास ख़त्म कर सकता है, एडजर्न कर सकता है, तो वो अपने उन इख्तियारात का इस्तेमाल तब तक नहीं करेगा जब तक वो ये 2 काम नहीं कर लेगा। ये जो तरीक़े अदम एतमाद है इसके ऊपर वोटिंग नहीं हो जाती, या तो ये नाकाम हो जाती है, इनको पूरे वोट नहीं मिलते और ये ख़त्म हो जाती है। दूसरी चीज़, अगर ये तरीक़े अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो कामयाबी के फ़ौरी बाद ये नए वज़ीर आज़म का भी इलेक्शन करवाएगा और जब तक नए वज़ीर आज़म का इलेक्शन नहीं हो जाता ये हाउस, ये इजलास, ये असम्बली
का सेशन ये ख़त्म नहीं करेगा स्पीकर, चाहे उसके पास आइन के आर्टिकल 54 सब आर्टिकल 3 के तहत ये पूरा इख्तियार है कि वो जब चाहे हाउस का इजलास जो है वो एडजर्न कर सकता है, प्रोरोग कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं करेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब हुक्म जारी कर दिया है। उसके बाद जो पैराग्राफ नंबर 11 है उसके अंदर ये बताया गया है कि अगर तरीक़े-ए-एतमाद कामयाब हो जाती है तो असम्बली में फ़ौरी तौर पर उसी इजलास के अंदर, ये जो इजलास चल रहा होगा इसी इजलास के अंदर फ़ौरी तौर पर वज़ीर आज़म का इंतखाब किया जाएगा, जो कि पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 91 और जो नेशनल असम्बली के रूल्स और प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिज़नेस हैं उसके रूल नंबर 32 के तहत जो एक वज़ीर आज़म का इंतखाब होता है, वज़ीर आज़म का इलेक्शन किया जाता है, तो फ़ौरी तौर पर अगर तरीक़े-ए-एतमाद कामयाब हो जाती है, वज़ीर आज़म साहब उतर जाते हैं, नए वज़ीर आज़म का इलेक्शन करवाया जाएगा असम्बली के इजलास के अंदर। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 12 के अंदर ये बताया गया है कि जिस तरह पहले एक रेफरेंस चल रहा था और पहले एक मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पिटीशन भी थी और उसमें 21 मार्च को एक मामला ज़ेर बहस आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसमें ये कहा गया था कि ये जो मेंबरान पार्लियामान हैं, ये जो 63A है, आर्टिकल 63A, जिसके अंदर ये कहा गया है कि कोई बंदा भी अपनी पार्टी लॉयल्टी चेंज नहीं करेगा, तो उससे मुतल्लिक जो मामला था उसमें अटॉर्नी जनरल के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी, अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई थी कि हम किसी भी मेंबर को वोट डालने से नहीं रोकेंगे। कोई जिस तरह अपना वोट डालना चाहता है वोट डाले, वोट डालना उसका हक है और वो आज़ाद है अपने हक को इस्तेमाल करने में। तो इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस हुक्म के अंदर कहा कि अटॉर्नी जनरल ने जिस तरह यकीन दहानी कराई थी उसको कोर्ट के ऑर्डर का हिस्सा बनाया गया था और वो फैसला तसव्वुर होगा कि वफाकी हुकूमत किसी तरह से भी किसी ऐसे मेंबर पार्लियामेंट को वोट डालने से नहीं रोकेगी, असम्बली जाने से नहीं रोकेगी, वहाँ वो जिसको वोट करना चाहता है उसको नहीं रोकेगी, तरीक़े-ए-एतमाद के ऊपर वोट डालने से वो किसी को नहीं रोकेंगे। अगर वो इलेक्शन के अंदर वज़ीर आज़म के हक़ में वोट देते हैं, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ देते हैं, तो उनको वोट डालने से नहीं रोका जाएगा। हाँ, हम इस फैसले के अंदर अभी इस चीज़ का फ़ैसला नहीं कर रहे कि अगर वो 63A के तहत डिस्क्वालीफाई होंगे, नाअहल होंगे, तो वो कितनी देर के लिए होंगे, या जो भी उनकी नाअहली से मुतल्लिक 63A का जो मामला है वो इस फैसले के अंदर हम डिसाइड नहीं कर रहे। फ़िलहाल जब वो वोट डालना चाहेंगे वो वोट डाल सकते हैं, जो भी प्रोसीडिंग होगी वो उसके बाद होगी, वोट डालने के बाद आएगी। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 13 के अंदर उन्होंने ये बताया कि जिस तरह 3/4/2022 को इतवार के रोज़ हमने सो मोटो लिया था और इस फैसले के अंदर, इस मुकदमे के अंदर हमने एक डायरेक्शन जारी की थी कि सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जो भी फैसला जात होंगे वो जब इस अदालत का फ़ैसला आएगा तो वो उस फैसले से मशरूत होंगे। अगर इस अदालत का कोई फ़ैसला आ जाता है और वो फ़ैसला उनका आपस में तसादम हो रहा है, जो वज़ीर आज़म और सदर ने कोई ऑर्डर पास किए हुए हैं, तो वो तमाम सारी चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी और इस अदालत का फ़ैसला जो है वो सुप्रीम माना जाएगा, सबसे ऊपर माना जाएगा। तो इसी तरह उन्होंने कहा कि अब स्पीकर के लिए भी यही फ़ैसला है कि जब तक हमने ऊपर वाले सारे जो काम कहे हैं, सदर, वज़ीर आज़म और स्पीकर ये लोग ताबे हैं, जब तक ये सारे काम नहीं हो जाते ये फ़ैसला जो है वो नाफ़िज़ुल अमल रहेगा कि आपके हर फ़ैसले को हमारे फ़ैसले के हिसाब से चलना होगा। तो ये कहकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुख्तर फ़ैसला जारी किया और मुख्तर फ़ैसले के अंदर उन्होंने ये वाज़े कर दिया कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी वो आइनी नहीं थी और डिप्टी स्पीकर को कोई इख्तियार नहीं था कि वो बग़ैर वोटिंग करवाए किसी भी किस्म की ऐसी प्रोसीडिंग करता। वाज़े रहे कि आर्टिकल 5 का हवाला इस पूरी जजमेंट के अंदर जो मुख्तर फ़ैसला उसके अंदर नहीं दिया गया, लेकिन तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार है। तफसीली फ़ैसले से पहले जितने भी लोग अपनी कोई ऐसी क्या सराई कर रहे हैं या अपना एक मफरूज़ा कायम कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ सोच रहे हैं, कोई बंदा सुप्रीम कोर्ट को बुरा भला कह रहा है, तो वो कहने की ज़रूरत नहीं है। जब तफसीली फ़ैसला आएगा तो हर चीज़ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसमें क्लियर कर दी जाएगी। ये पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छा मौका था कि पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा एक आइनी बहरान के अंदर 5 जजेस का बेंच था और 5 के 5 जजेस एक ही बात के ऊपर मुत्तफ़िक थे और मुत्तफ़िक होकर उन्होंने एक फ़ैसला जारी किया जो कि पाकिस्तान के लिए वाकई खुशाइंद है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कानून की बालादस्ती होनी चाहिए और यकीनी तौर पर इस फैसले ने आईने पाकिस्तान की बालादस्ती के लिए काम किया है और 90% से ज़्यादा पाकिस्तान की लीगल फ्रेटर्निटी ने, पाकिस्तान की वकला कम्युनिटी ने इस फैसले को सराहा है और ये कहा है, वो चाहे किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हों वकला, उन्होंने ये कहा है कि वाकई इनकी बालादस्ती का ये फ़ैसला था और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा था। मज़ीद जैसे ही तफसीली फ़ैसला आएगा हम आपके साथ तफसीली फ़ैसले के ऊपर भी एक वीलॉग करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।